नमस्कार बच्चों, मैं बजरंगलाल आसन सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं RBSc की बुक फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर 9, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और उसका पार्ट 3 फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। बच्चों, ये एक सदाबहार टॉपिक है और सदाबहार का मतलब होता है जो एग्जाम में 100% आते हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले इस चैप्टर का सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने हेनरी फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज के लिए किए गए प्रयोग और उनसे प्राप्त निष्कर्षों की विवेचना की थी, और उन निष्कर्षों के आधार पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, पहला जो नियम है फैराडे का, वो जो प्रयोग हम पढ़ चुके हैं सेकेंड वीडियो के अंदर, उनसे संबंधित है। आपको एक मंत्र याद रखना होगा जो उन निष्कर्षों से निकला था, और वो मंत्र ये था कि अगर किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यानी फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और बंद परिपथ में उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होती है। यानी मंत्र यह हुआ कि फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यह आपका पहला नियम बन जाएगा। और दूसरा नियम इसी का रिवर्स होगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, जितना चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन होगा। तो चलो बच्चों समझते हैं। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग, जब किसी बंद परिपथ, आपको बच्चों मैंने बताया बंद परिपथ कुंजी ऑन है, से संबद्ध एसोसिएटेड मतलब उससे जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में बच्चों क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये फैराडे और हेनरी के तीनों प्रयोगों में यही निष्कर्ष निकला था कि अगर किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी या वृद्धि होगी तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यही हमने यहां पर बताया है। अगर परिपथ बंद है, खुले परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न तो होता है लेकिन प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन अगर परिपथ बंद है तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और ये हमारा फैराडे का प्रथम नियम है। आया बच्चों समझ में? यानी अगर कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और अगर परिपथ बंद है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ में प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। और आप ये जो परिवर्तन है वो कब तक होगा, परिपथ में जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिपथ में जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है बच्चों, तब तक क्या होगा, बंद परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती रहेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 0 है तो प्रेरित धारा का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 0 होगा, क्योंकि हमारी लाइन क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसी केस में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और परिपथ बंद होने पर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ की बात करें, ये ज्यादा मोस्ट है क्योंकि ये गणितीय भी है, इसमें मैथमेटिक फॉर्मूला भी है। जैसे मैंने कहा कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब इसी लाइन को आप रिवर्स कीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है, तो आप कहेंगे जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इसी बेस पर यह नियम बना हुआ है बच्चों। तो ध्यान से सुनिए आप, इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण यानी उसकी क्वांटिटी, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी मात्रा कितनी है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी अगर हम ये माने, गणित रूप की बात करें, अगर ये माना जाए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का सिंबल E है, तो उसको हम यहां पर परिवर्तन की दर का मतलब है समय के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन फाई बी। फाई बी का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो डी फाई बी अपॉन डी टी। लेकिन यहां साथ में एक माइनस चिन्ह भी आ रहा है। ठीक है, माइनस चिन्ह के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो माइनस चिन्ह है वो लेंज के नियम को दर्शाता है, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, डी फाई बी अपॉन डी टी, और साथ में आ गया माइनस। और अगर इस कुंडली में एंड राउंड है,
ये जो राउंड है वो n है, तो उस केस में क्या करेंगे, इसको n से गुणा करेंगे और ये एक सूत्र तैयार हो जाएगा आपके सामने, E बराबर माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। तो ये बच्चों आपको समझ में आया। आपको ध्यान रखना है कि जो परिवर्तन की दर है उसको अपन लिखते हैं डी अपॉन डी टी, और किस में, चुंबकीय फ्लक्स में, तो फाई भी आ गया, आगे से माइनस लगा हुआ है, माइनस चिन्ह लेंज के नियम को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका सेकंड नियम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये आता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम लिखिए, तो ऐसे केस में आपको ये दोनों नियम आपको लिखने होंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ अटेंशन पॉइंट हैं कि हम जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको ध्यान रखना होगा इसका सूत्र, जो हमने वीडियो फर्स्ट में पढ़ा था, फाई इक्वल बी ए कॉस थीटा, यानी चुंबकीय फ्लक्स के लिए बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, ए जो एरिया वेक्टर सदिश क्षेत्रफल, और थीटा बी व ए के बीच का एंगल के मध्य का थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब फर्स्ट पॉइंट, कुंडली में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र बी को बदलकर, ये लीजिए आपका पहला पॉइंट कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण बदल दोगे तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। कुंडली के कुल क्षेत्रफल यानी ए कह सकते हो एरिया वेक्टर, जिस एरिया में वो रखी हुई है, या चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर। इसका मतलब है जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर हो सकता है वो किसी एक अलग पर्टिकुलर कंडीशन में रखा हो, जैसे पहले ऐसे रखा हुआ है, फिर आपने उसको ऐसे रख दिया, उस एरिया वेक्टर की जो पोजीशन है वो आपने चेंज कर दी, या हो सकता है आपने कुछ एरिया बाहर निकाल दिया, कुछ एरिया चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है। आपको कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें, लेकिन ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये ऐसे है कि आप एरिया वेक्टर कितना उसमें काम में ले रहे हो, मतलब कितना उस चुंबकीय क्षेत्र में आ रहा है, उसकी स्थिति को बदल दीजिए। तो इस प्रकार से आप उस एरिया वेक्टर के मान में चेंज कर सकते हो। तो बच्चों ए हो गया। फिर तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र बी और कुंडली के तल यानी जहां कुंडली रखी होती है उसकी सरफेस के मध्य कोण को बदलकर, जैसे मान लेते हैं कुंडली इस प्रकार से रखी हुई है, 60 डिग्री कोण पर रखी हुई है, यहां पर इसको आप चेंज कर दीजिए। अब ये एंगल कम हो गया, ये एंगल कम हो गया, फिर ये 90 माइनस थीटा होता है, तो उससे भी क्या होता है, इसके मान बच्चों चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो जाता है, तो ये मान फिर से चेंज हो गई। तो क्या समझे बच्चों कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना हो तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने होते हैं। अब बच्चों इस पर जो किताब में हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9.3, उसको हम सोल्व करते हैं। एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखी है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। लंबवत है इसका मतलब हमें फ्लक्स वहां प्राप्त होने वाला है, और चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसके कारण क्या होता है, विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो हमें इसमें यहाँ से ये मान प्राप्त होने वाला है, और चुंबकीय क्षेत्र दिशा लंबवत है, और साथ में क्या इसका फ्लक्स का मान आपको दे रखा है, संबद्ध फ्लक्स फाई बी, इसका मान आपको दे रखा है फाई बी बराबर 2t² माइनस 60 प्लस 9 मिली वेबर। ठीक है बच्चों, और t बराबर 5 सेकेंड में कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। अब अगर आपसे जैसे न्यूमेरिकल जब भी सोल्व करते हैं तो पहले आप ये सोचिए आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है फाई का मान, समय का मान, और हमें निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अभी आपको बताया सेकेंड नियम कि फ्लक्स परिवर्तन की दर जो होती है वही क्या होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होती है। सोल्व करते हैं, E बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, माइनस चिन्ह फिर से बता रहा हूँ लेंज के नियम को दर्शाता है, जिसमें धारा की दिशा हमेशा क्या होती है, विरोध करने वाली होती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। फिर देखो बच्चों E बराबर माइनस फिर डी अपॉन डी टी, फिर हमने फाई का मान रख दिया 2t² माइनस 60 प्लस 9। अब देखो बच्चों इसका हमें करना है अवकलन, d अपॉन डी टी लिखा हुआ है, ये अवकल की एक फॉर्म होती है, एक अवकल का रूप होती है कि हमें यहाँ इसका अवकलन करना होगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसका अवकलन कैसे करें, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, जैसे d अपॉन डी एक्स, और मान लीजिए x की पावर n,
ठीक है बच्चों। तो आप क्या करना है, पहले n लेना है, n मतलब इसकी घात, n इंटू अक्स n माइनस 1। अब मेरे पास यहाँ t है, मतलब t के सापेक्ष करें तो अक्स की जगह केवल t आ जाएगा, तो हम करेंगे d अपॉन डी टी। अक्स क्या t कर दिया, अक्स की पावर n मतलब t की पावर 2, t की पावर 2। सोल्व करें इसे, बराबर पहले क्या आएगा, n आएगा, तो n का मतलब यहाँ कितना है, 2 है, 2 हो गया। अक्स की जगह यहाँ पर क्या है, t है, t हो गया। फिर n माइनस 1 घात, फिर माइनस 1 करना है, घात कितनी है, 2 है, माइनस 1 कर दिया। फिर 2 और 2 में से 1 गया, बच गया 1, यानी ओनली सिंगल t आ गया, मतलब 2t। तो यहाँ अगर बात की जाए यहाँ पर, तो 2 और t स्क्वायर का अवकलन कितना आ गया बच्चों, 2t आ गया। तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 4t, ये बन गया 4t। ठीक है। फिर बच्चों देखो -6 आगे लिखा और t, यानी t की घात कितनी है, 1 है। एक घात के लिए अगर हम करें और ये सूत्र हमें दोबारा काम में लेना है, ये वाला, तो बच्चों कैसे करेंगे देखिए। इसके लिए हम फिर से सूत्र यही लगाएंगे, सूत्र सेम है, d अपॉन डी टी और t। एक तरीका तो ये देखो, dt से dt कट रहा है, सेम है, तो 1 आ गया ना, आंसर 1 ही आएगा। नहीं फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं, एक घात है तो n का मतलब हो गया 1, फिर t वापस n का मतलब 1, और सूत्र में लिखा हुआ -1 बराबर 1 इंटू टी की पावर 0। अगर किसी भौतिक राशि की घात 0 होती है ना, तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ t की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 गुणा 1 बच्चों को पता ही है 1 होगा, तो यहाँ -6 और t का अवकलन आ गया बच्चों 1। ठीक है। फिर +9 लिखा हुआ है, तो 9 क्या होती है बच्चों, एक संख्या है, और संख्यात्मक मान का अवकलन 0 होता है, क्योंकि अवकलन का मतलब होता है कितना परिवर्तन हुआ समय के सापेक्ष। तो जो संख्या 9 है वो 9 ही रहेगी, तो इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ संख्यात्मक मान का अवकलन हो गया 0। हमने इसको लिख दिया यहाँ पर 40 -6 गुणा 1 6 आ गया, और +0 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। और ये जो मान हमें दिया गया था वो मिली वोल्ट में है। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यहां हमने ये सॉल्व कर लिया, e का मान आ गया। फिर देखिए बच्चों इसमें जो t है, ये बोला कि 5 सेकंड पर कितना होगा, आपने t का मान रखा यहां पर 5। ठीक है। तो माइनस ये हो गया आपका 4 गुणा 5 -6, मतलब t की जगह आपने रख दिया यहां पर 5। ठीक है। माइनस अब 4 गुणा 5 कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया, और माइनस के 6 हो गए, कोष्टक के अंदर है, तो ये आ गया 14, और आगे माइनस लगा हुआ है। माइनस यहाँ फिर से बताता हूँ, लेंज के नियम को दर्शा रहा है, -14 मिली और वोल्ट। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9.3। अब एक क्वेश्चन है आपकी किताब का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसे, एक कुंडली के लंबवत गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है। समय के साथ मिली वेबर में है, तो t बराबर 5 सेकेंड है इसमें, पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। ऑब्जेक्टिव है लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर से सूत्र आ गया, इस पर हमने माइनस नहीं लगाया, क्योंकि माइनस एज ए परिमाण वहाँ माइनस नहीं आएगा, वो केवल लेंज के नियम को दर्शाता है। d अपॉन डी टी, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। d अपॉन डी टी, फाई का मान हमने ये रख दिया यहाँ पर, और फिर ये जो मान आपको दिया गया था वो मिली वेबर में है, और मिली होता है 10 की पावर -3 होता है। अब पहले सवाल में हमने ये नहीं रखा था क्योंकि उसमें हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, और जो ऑब्जेक्टिव आंसर लाने के लिए हमें इस मिली को काम में लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर हम वापस अवकलन करते हैं। अभी मैंने टी स्क्वायर का अवकलन जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि टी स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो पहले घात आएगी, फिर अक्स की जगह आ गया टी, फिर वापस घात और -1, तो यह आ जाएगा 2t। तो यहाँ आ जाएगा 10 गुणा 2t, फिर +5 अकेला t है, तो t की एक घात का भी आपको बताया था dt अपॉन dt 1 आएगा, तो 5 गुणा 1 +1 है, तो 1 का हो गया 0, क्योंकि 1 तो संख्यात्मक मान है, इसका वापस 0 हो जाएगा।
अब देखो टी स्क्वायर का हो गया 2t, तो ये आ गया 20t। फिर 5 और इस t का अवकलन हो गया 1, तो 5 गुणा 1 5 आ गया। 1 का अवकलन 0 हो गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर गुणा 10 की पावर माइनस 3, तो यहाँ आ गया गुणा 10 की पावर माइनस 3। अब 20t लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है, और हमें समय का मान दिया गया 5 सेकेंड। तो यहाँ हम रखेंगे e बराबर 20 गुणा 5, फिर प्लस 5 और गुणा 10 की पावर माइनस 3। अब सोल्व कर दीजिए। 20 गुणा 5 हो गया 100, फिर प्लस 5 यानी 105 और गुणा 10 की घात माइनस 3। इसको सोल्व कीजिए तो 105, 10 की जो माइनस 3 घात है वो बट्टा में आएंगी, प्लस हो जाएंगी, 1000 हो जाएगा, और 105 बट्टा 1000 आपने इसको सोल्व किया, ये आ गया 0.105 वोल्ट। ओके बच्चों, एक और एग्जाम्पल है बच्चों 9.4 का एग्जाम्पल है। इसमें आपको एक ग्राफ दिया जाएगा जो अगली स्लाइड में आएगा। उस ग्राफ में किसी समय आश्रित चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको दिया गया है b और t, मतलब समय के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र के मान उसमें दिए हुए हैं। दर्शाता है जो किसी चालक लूप कोई कुंडली भी हो सकती है, पर एक समान रूप से अस्तित्व में है, यानी एक लूप के ये मान आपको दिए गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के तल के लंबवत है और उस चित्र में 4 भाग हैं A, B, C और D, और उन चारों भाग पर जो प्रेरित विद्युतवाहक बल है उसके आधार पर अधिकतम को पहले लेते हुए क्रमित कीजिए। मतलब ये इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जो 4 पार्ट आपको दिए गए हैं उस ग्राफ के अंदर, उन पर चुंबकीय फ्लक्स से जो प्रेरित विद्युतवाहक बल के जो मान प्राप्त होते हैं उनमें अधिकतम मान को पहले लिखना है और फिर उसको घटते हुए क्रम में लेकर आना है। यानी आरोही क्रम तो होता है बढ़ता क्रम और अवरोही होता है घटता क्रम, तो आपको अवरोही क्रम में लाना है, मतलब पहले बड़ा मान, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे छोटे छोटे मान चलते जाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी अवरोही क्रम की बात कर रहा है। आप जानते हैं बच्चों E बराबर होता है डी फाई अपॉन डी टी। फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। फाई इक्वल होता है बी ए। अब चालक लूप का क्षेत्रफल तो फिक्स है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? डी बी अपॉन डी टी। अब हमें जो 4 पॉइंट इन्होंने दिए हैं उनकी बात करते हैं। पहला पॉइंट देखिए आप, ए जो पॉइंट है वो यहाँ पर है और ये एक्स अक्ष पर भी 0 है और वाई अक्ष पर भी 0 है। तो आप इसको इस प्रकार से समझें कि यहाँ एक्स अक्ष भी 0 हो गया और वाई अक्ष भी 0 हो गया। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है यहाँ पर बच्चों? 0 है। तो प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान भी क्या होगा? 0 होगा। चलिए ये हो गया बच्चों। इसके बाद में बात करें बी भाग की, तो बी भाग पर आप देखिए बच्चों, ये पोर्शन अब यहाँ पहुँच चुका है और समय जो इसके सापेक्ष है वो है आपके लिए यहाँ पर 2t और यहाँ कितना है? t है। अब ये जो मान है वो y अक्ष के अकॉर्डिंग आप देखिए b नॉट है। तो हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र के मान की कि कितना चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हुआ। तो पहले कितना था? यहाँ कितना है? 0। यहाँ कितना हो गया? b नॉट। तो b नॉट माइनस 0, तो b नॉट माइनस 0 अपॉन समय 2t माइनस t। तो b नॉट अपॉन ये बच्चों क्या आ गया? t आ गया। फिर बिंदु C पर बात करते हैं। बिंदु C के लिए अब देखो बच्चों, ये इसको आगे बढ़ा दिया हमने और b नॉट, यहाँ b नॉट ही आएगा क्योंकि जो ग्राफ है वो कैसा है? नियत है। तो अंतिम पॉइंट b नॉट, प्रारंभिक पॉइंट b नॉट, तो b नॉट माइनस b नॉट क्या आ जाएगा? 0। और जब b का मान 0 है तो कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल भी वापस क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब बात करें बिंदु D की, तो बिंदु D के लिए अब ये वापस बच्चों नीचे आ गया ऐसे और यहाँ लिखा हो फाई टी और वापस ये अक्ष अक्ष पर आ गया। मतलब इसका मतलब ये क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ कितना था? b नॉट और यहाँ आकर क्या हो गया? 0 हो गया। तो सेकंड पॉइंट तो 0 है ना और स्टार्टिंग कितना है? b नॉट है। तो 0 माइनस b नॉट अपॉन फाई टी माइनस 3t। और ये जो लाइनें हमने खींची हुई है इसका मतलब मापांक होता है कि जो परिमाण है वो कैसा लेना, आपको धनात्मक लेना है। तो 0 माइनस बी नॉट आएगा, लेकिन मापांक लगे होने से हमने इसको प्लस लिखा है b नॉट और नीचे आ गया 5t माइनस 3t इक्वल 2t। ये मान आ गया। अब बच्चों चारों मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। पहला मान 0 EA, दूसरा मान EB b नॉट अपॉन t, तीसरा मान फिर से 0 और
चौथा मान डी का है B0/2T। अब बात यह है इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो देखो इसके बट्टा में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब बट्टा 2 वाला मान क्या है बच्चों, इस मान से कम है, क्योंकि ये इसका हाफ है, इसका हाफ ये है, आधा है। ठीक है, तो अब हमने बात की थी कि अधिकतम मान को पहले लेना है, यानी अवरोही क्रम की बात करनी है। तो लीजिए बड़ा मान कौन सा हो गया, B0/T। कौन से बिंदु पर है, बी पर है, तो यहाँ आ गया EB, फिर बड़े का निशान ग्रेटर देन किससे, लास्ट वाले से, ED से, ED हो गया। फिर ये जो 2 मान है वो बच्चों क्या है, शून्य है, तो EA, और ये बच्चों क्या आ गया इसमें, EC आ गया। तो इस प्रकार से हमने ये चारों अधिकतम क्रम में मान हमने लिख दिए हैं। तो बच्चों अगर आपने ये वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरे ध्यान से देखा है तो मुझे विश्वास है आपको ये समझ में आ गया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम एग्जाम में 100% आते हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको लर्न करना है। बच्चों अगले वीडियो में हम लेंज का नियम पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में आपने देखा है कि बार बार माइनस चिन्ह आ रहा था और मैं आपको बोल रहा था कि लेंज के नियम है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल लेंज के नियम और साथ में लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण की अनुपालना कैसे करता है, प्रेरित धारा प्रेरित आवेश के बारे में बात करेंगे, और साथ में पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।